नमस्कार साथियों, स्वागत है संदीपनी क्लासेस में। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं विषाणुओं या वायरस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पीवाईक्यू एमसीक्यूज पर। हमने वायरस से संबंधित एक वीडियो, इससे डिटेल्स वाला वीडियो पहले डाल दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा हम प्रैक्टिस के तौर पर अपनी तैयारी का लेवल क्या है उसे जांचेंगे। और ये जो पीवाईक्यू है बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में आने की संभावना रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड और ये रिपीटेड पीवाईक्यूज हैं जो कई भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर ग्रीन प्लांट बिकॉज। बैक्टीरियल मतलब यहां बात हो रही है जीवाणु की, है ना। ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है और प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, इस प्रकार का ये प्रश्न है। प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद अपन आंसर की सोचते हैं। देखिए, प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज्ड, ऑक्सीजन उन्मुक्त नहीं होती है, फॉस्फोराइलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, फॉस्फोराइलेशन की आवश्यकता नहीं है, एनर्जी इज नॉट फिक्स्ड, ऊर्जा निश्चित नहीं होती है या ऊर्जा नहीं बनती है। ये चार ऑप्शन हैं। देखिए, बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो उसका एक मेन रीजन है। जैसे अपन ग्रीन प्लांट की बात करते हैं, हरे पादपों के अंदर, ग्रीन प्लांट्स के अंदर H2O का जल अपघटन होता है, H2O का जल अपघटन होता है, जिससे ऑक्सीजन निकलती है, प्रोटॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, क्लासेस में आपका स्वागत है। इस तरीके से। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर क्योंकि पानी उपयोग में नहीं आता है, H2O की जगह वहां पर बैक्टीरिया के अंदर H2S उपयोग में आता है। इसीलिए यहां पर देखिए ये सल्फर है, इसीलिए सल्फर होने की वजह से इनमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज्ड इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ें, वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। हमने इससे पहले जो वीडियो इसका डाला हुआ है उसमें कुछ चर्चा हमने बैक्टीरिया के बारे में भी की है, वायरस पर थोड़ी सी डिटेल ज्यादा थी। लेकिन यहाँ इस स्लाइड में मैंने बैक्टीरियल के कुछ, बैक्टीरिया वाले भी कुछ क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से देख लें। ये अगला प्रश्न है, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस के अंतर्गत आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है रेट्रोवायरस के अंतर्गत? आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल। आपको पता है रेट्रोवायरस जो होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल होता है RNA। कौन सा होता है? RNA। और वो किस फॉर्म में होगा? तो आप कहोगे कि सर वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है वो? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और इन वायरस के अंदर एक एंजाइम भी पाया जाता है, एक एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम का नाम क्या है? तो आप कहोगे कि इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। देखिए, एज जहां लग जाता है वो एंजाइम के लिए लगता है, ये है ना। तो एज अगर लास्ट में लगा हुआ है तो हम पहचान सकते हैं कि एंजाइम की बात हो रही है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इनमें पाया जाता है।
इस एंजाइम की सहायता से ये रेट्रोवायरस क्या करते हैं कि ये अपने आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा डीएनए का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहां पर जो एंजाइम लगा वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, याद रखें एंजाइम का नाम। और इस प्रोसेस को, जिसमें आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इस प्रोसेस को कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस किसके अंतर्गत होती है? तो आपका आंसर आएगा सम वायरसेस, है ना। किसके द्वारा दी गई? तो आपका आंसर आएगा सर, दो वैज्ञानिक थे, एक थे टेमिन और एक थे बाल्टीमोर। टेमिन और बाल्टीमोर ने ये बताया था कि वायरस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो बाई डायरेक्शनल होता है, अर्थात डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से डीएनए भी बन जाता है। बाकी के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, वायरस के अलावा, उनके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसका फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब डीएनए से आरएनए की ओर। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आप देखिए, रेट्रोवायरस का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, और रेट्रोवायरस के अंतर्गत हम मुख्यतः किस वायरस को पढ़ते हैं? HIV। और HIV का पूरा नाम क्या है आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो HIV कैसा वायरस है? रेट्रोवायरस है। अन्य जीवों की कोशिकाओं की तरह रेट्रोवायरस में आनुवांशिक जीनोम के रूप में आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है। ठीक है, और ये आरएनए से और डीएनए बनाने के लिए एक एंजाइम का उपयोग करता है, तो उस एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। ठीक है, तो रेट्रोवायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? यहां ऑप्शन ही है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो आप देखिए, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है? मैंने लिखा इधर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस जीनोम इज ऑल्सो कॉल्ड ए मिनी क्रोमोसोमल? निम्नलिखित में से किस वायरस जीनोम को मिनी क्रोमोसोमल भी कहा जाता है? तो यहां ऑप्शन दिए हुए हैं TMV, SV40, लैम्डा फेज, या ये भी फेज है, वायरस है, HIV। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है SV40। SV40 मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, SV40। ठीक है, SV40 का पूरा नाम क्या है? तो आप कहेंगे कि ये सिमियन वैक्यूलेटिंग, सिमियन वैक्यूलेटिंग सिमियन वैक्यूलेटिंग वायरस होता है। ठीक है, सिमियन वैक्यूलेटिंग 40 यह वायरस है। ठीक है, तो सिमियन वैक्यूलेटिक का जो संक्षिप्त रूप है, शॉर्ट फॉर्म है, उसे हम SV कहते हैं। यह एक प्रकार का पोलियोमा वायरस है जो बंदरों और मनुष्य दोनों में पाया जाता है। SV40 एक डीएनए वायरस है। इस SV40 के अंतर्गत जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जेनेटिक मटेरियल DNA होता है। ये मनुष्य के अंदर भी है और बंदर में पाया जाता है, मनुष्य और बंदर में ये पाया जाता है। इससे जानवरों में एक ट्यूमर पैदा करने की क्षमता होती है। इसे मिनी क्रोमोसोमा, है ना, मिनी क्रोमोसोम वायरस कहते हैं। देखो, जहां क्रोमा शब्द आए तो आप समझ लेना क्रोमा शब्द किसके लिए लगता है? तो कलर के लिए लगता है। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे कि हम नील हरित शैवाल कहते हैं, BGA कहते हैं,
इसी को हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। साइनोबैक्टीरिया, VGA, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, इनमें आपस में सिमिलरिटीज क्या हैं? दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है? प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोइड। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको यह पता लगाना है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में क्या सिमिलरिटीज है। आप कहोगे कि सर ये दोनों प्रोकैरियोट होते हैं, दोनों प्रोकैरियोट्स होते हैं, और ये किस में आते हैं? तो आप कहोगे कि सर ये विटेकर ने इन्हें मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा था, किंगडम मोनेरा के सदस्य हैं ये बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोट की विशेषता आप जानते हो, प्रोकैरियोट्स जो सेल होती है, प्रोकैरियोट सेल के अंतर्गत सुविकसित केंद्रक नहीं होता है, सुविकसित या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट, सुविकसित केंद्रक अनुपस्थित होता है, नहीं होता है। झिल्ली युक्त अंग नहीं मिलते हैं, मतलब मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंतर्गत नहीं पाए जाते हैं। इनका जो राइबोसोम है, प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है, और इनके अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर मीजोसोम पाया जाता है, तो मीजोसोम इनमें प्रेजेंट होता है। ये सारी बातें कॉमन हैं किसकी? बैक्टीरिया की और साइनोबैक्टीरिया की। और अगर ये कैरेक्टर प्रेजेंट हैं तो वो मोनेरा के अंतर्गत जीव आते हैं, और मोनेरा के अंतर्गत हमने प्रोकैरियोट्स को रखा है। किसको रखा है? प्रोकैरियोट्स को रखा है। तो यहां पर पूछा जा रहा है जीवाणु या बैक्टीरिया और VGA साइनोबैक्टीरिया में। देखिए मैंने इधर लिखा मीजोसोम होता है और यहां लिख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, इसको हटा देंगे अपन। कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का रसायन संश्लेषी तरीका इनका होता है क्या? तो कहोगे कि नहीं होता है, क्योंकि VGA में तो फोटोसिंथेसिस होता है और वो ऑटोट्रोफ्स की तरह कार्य कर जाते हैं, इसीलिए ये गलत ऑप्शन होगा। कशाविका की उपस्थिति, ये भी ऑप्शन इसका नहीं है। इस 4 ऑप्शन में से सबसे बेस्ट आंसर है इसका प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोइड। क्यों? क्योंकि VGA और बैक्टीरिया के अंतर्गत वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो जैसे ये सपोज करते हैं ये कोई बैक्टीरियल सेल है, तो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर इसका न्यूक्लियर जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस तरीके से पैक्ड रहता है। इस संरचना को अपन न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। तो ये जो, अब देखिए आप, इसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहित न्यूक्लियस को अपन न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से किस जीव की कोशिका भित्ति, किस जीव की सेल वॉल, कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। सेल वॉल की बात हो रही है, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से। आपको पता है हमने पहले वीडियो में चर्चा की थी, सेल वॉल अगर सेल्यूलोज से बनी है तो समझ लो बात किसकी है, ये प्लांट्स की बात है। पादपों में ये सेल्यूलोज की बनी होती है सेल वॉल। और अगर ये काइटिन की बनी है तो ये कवक की है ना, काइटिन और कवक। और आप बताएंगे क्या जंतुओं में सेल वॉल पाई जाती है या नहीं पाई जाती है? मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो जंतुओं की सेल वॉल किसकी बनी होगी आप बताएंगे? सबसे पहले हमें यह पता है कि जंतुओं में सेल वॉल नहीं होती है, तो फिर किसकी बनी होगी, है ना? तो जंतुओं के लिए तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, जंतुओं में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, अब बात किसकी आ रही है? पेप्टिडोग्लाइकन। तो यहां ऑप्शन देखिए, फंजाई में होगी क्या? तो आप कहोगे कि नहीं होगी, फंजाई में तो किसकी बनी होती है? तो आप कहोगे काइटिन से बनी होती है। ठीक है,
ब्रायोफाइट्स में नहीं होगी, टेरिडोफाइट्स में, क्योंकि ये तो प्लांट ही है ना, तो सेल्यूलोज से बनी होगी। अब ऑप्शन क्या बचा अपने पास, बैक्टीरिया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु का उदाहरण दीजिए। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु का उदाहरण दीजिए। एड्स को अपन क्या कहते हैं, एड्स को कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। संलक्षण देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या मतलब है, ऐसी बीमारी है ये जिसकी वजह, जिसको सबसे पहले तो हम एक्वायर्ड करते हैं, अर्जित करते हैं, इसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें कमी आ जाती है और फिर हमारी बॉडी में अलग अलग बीमारियों से संबंधित लक्षण आते हैं। ठीक है, तो ये जो बीमारी है वो किसके द्वारा होती है, तो आप कहोगे कि ये एक रेट्रोवायरस से होती है। रेट्रोवायरस का नाम क्या है, तो आप कहोगे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, अरे हट जाओ भाई। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV। तो HIV का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होगा, वो RNA होगा, और वो RNA कैसा होगा, तो आप कहोगे सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। तो यहां पर नाम दी है एड्स के लिए एडिनो वायरस, मोजैक वायरस, टी इवन वायरस और रेट्रोवायरस। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेट्रोवायरस होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, सांदीपनी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप इसे सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें जिससे आपके साथियों को भी इसका लाभ हो सके। निम्न में से कौन सा एक आहार जनित जीव विष है, विष, फूड बॉर्न टॉक्सिन। ठीक है, तो यहां पर देखिए, टेटेनस टॉक्सिन, बोट्यूलिनम टॉक्सिन, कोलेरा टॉक्सिन और डिप्थीरिया का टॉक्सिन। ठीक है, तो देखिए इसमें से एक फूड पॉइजनिंग होती है, फूड पॉइजनिंग। अब फूड पॉइजनिंग वाला ही ये प्रश्न है, उसी से संबंधित है, थोड़ा सा इसको घुमा दिया है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग है, तो फूड पॉइजनिंग में क्या बनता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटेलिनिकम एक बैक्टीरिया है उसके द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टिटनस टॉक्सिन में नहीं आएगा, और कोलेरा जिसे कि अपन हैजा कहते हैं, और डिप्थीरिया काली खांसी, ये ऑप्शन नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये फूड बॉर्न टॉक्सिन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, द प्रोसेस वेयर बैक्टीरियल जीन आर ट्रांसमिटेड। वह प्रक्रिया जहां बैक्टीरिया का जीन दाता से ग्राही में जाता है, डोनर से रेसिपिएंट में जाता है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं अपन, उसे कहते हैं कंजुगेशन। आपने बीएससी जब आपने करी होगी तब आपने देखा होगा, बैक्टीरियल सेल, जैसे ये एक बैक्टीरियल सेल है और ये एक बैक्टीरियल सेल है, तो इनके बीच में एक ट्यूब बन जाती है और यहां से इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस तरीके से ट्रांसफर होकर दूसरी सेल के अंदर आता है। तो इस प्रक्रिया को अपन कॉन्जुगेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कॉन्जुगेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इन प्लांट्स एग्रोबैक्टीरियम राजोजीन्स, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम राजोजीन्स, ये फसलों पर रोग फैलाते हैं। एक और होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ठीक है, और एक होता है एग्रोबैक्टीरियम राजोजीन्स। तो इसके संबंधित कुछ यहां पर ऑप्शन है, इसके द्वारा कौन सा एक तरीके का रोग हो रहा है, तो देखिए रूट रोट,
रूट प्रोलिफरेशन, ट्यूमर फॉर्मेशन, नोड्यूल का फॉर्मेशन, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यह जो बैक्टीरिया है यह रूट प्रोलिफरेशन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस होता है वो डाइकोट पर रोग फैलाता है, वो डाइकोट पर रोग फैलाता है ना, डाइकोट प्लांट पर। और ये अगला प्रश्न है आपका, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाई, अभी इससे पहले आया था फूड पॉइजनिंग से ही संबंधित प्रश्न, खाद्य विषाक्तता किसके कारण होती है? बैसिलस मेगाथीरियम, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम से होती है, एस्चेरिया कोलाई जिसे अपन ई कोलाई के नाम से जानते हैं ये नहीं करता है, और साल्मोनेला टाइफिस से टाइफाइड रोग होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बोट्यूलिज्म क्या है? बोट्यूलिज्म अभी इससे पहले वाला जो प्रश्न है वही है। तो ए डिजीज ऑफ एनिमल्स, ए डिजीज ऑफ प्लांट्स, फूड पॉइजनिंग बाई सेप्रोफाइट कोलोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये जो बोट्यूलिज्म है ये फूड पॉइजनिंग के लिए है, और फूड पॉइजनिंग करने वाले का नाम क्या है? तो आप कहोगे क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनिकम, जो कि एक सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया है। ठीक है, अगला देखिए, मीथेनोजन बैक्टीरिया बिलोंग्स टू, ये मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? तो ये आर्की बैक्टीरिया में आते हैं, साइनोबैक्टीरिया में आते हैं, यू बैक्टीरिया में आते हैं, राइजोबैक्टीरिया ये तो क्या है, हटाइए इसे, यू बैक्टीरिया में तो सत्य जीवाणु आते हैं तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, और साइनोबैक्टीरिया में ये ब्लू ग्रीन एल्गी है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचेगा आर्की बैक्टीरिया, आद्य जीवाणु, इनको कहते हैं हिंदी में आद्य जीवाणु, जो ऐसी जगह पर इनका जो आवास होता है वो ऐसा होता है जहां पर कोई भी जिंदा नहीं रहता वहां ये जिंदा रहते हैं। तो जैसे बहुत गर्म पानी के झरनों में ये मिल जाते हैं, गर्म पानी के झरनों में ये मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये अवायवीय रूप से भी रह लेते हैं, अवायवीय रूप से भी रह पाए जाते हैं ये। ठीक है, इनके द्वारा बायोगैस का फॉर्मेशन किया जाता है, बायोगैस जिसे अपन गांव की भाषा में गोबर गैस कहते हैं, तो ये गोबर गैस का फॉर्मेशन करते हैं। इन जीवाणुओं के द्वारा मुख्य रूप से मीथेन का फॉर्मेशन किया जाता है, मीथेन का फॉर्मेशन किया जाता है, अर्थात ये कीचड़ में भी पाए जाते हैं, ये गोबर में मिल जाते हैं। रूमिनेंट पशु, जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय में ये पाए जाते हैं, और ये सेल्यूलोज का पाचन करते हैं और मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, मीथेन। तो आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, गोबर गैस बनाने के लिए कौन से बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है? तो आपका आंसर आएगा मीथेनोजन बैक्टीरिया की, है ना। और मीथेनोजन बैक्टीरिया के द्वारा कौन सी गैस का प्रोडक्शन होता है? तो आपका आंसर आएगा मीथेन गैस का। और आपसे ऐसे पूछ ले कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो आपका आंसर आएगा मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो आपका आंसर आएगा मीथेन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह लेते हैं, बर्फ के नीचे, गर्म पानी के झरनों में, अत्यधिक लवणीय भूमि में, ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह लेते हैं, अवायवीय कंडीशन में ये जीवित रह लेते हैं, कीचड़ के अंदर रह लेते हैं, गोबर के अंदर रह लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आर्की बैक्टीरिया है। अगला प्रश्न, ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब यूज्ड फॉर ऑयल स्पिल क्लीनिंग। ठीक है, जैसे समुद्र वगैरह में ऑयल का कोई टैंकर अगर फट जाता है और पानी में ऑयल हो जाता है, तो उस ऑयल को डिग्रेड करने के लिए, उसे हटाने के लिए, तेल के फैलाव को साफ करने के लिए किस सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं? तो उस पर देखिए यहां ऑप्शन दिए हुए हैं, स्यूडोमोनास प्यूटिडा, एस्चेरिया कोलाई, बैसिलस सबटिलिस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। देखिए ई कोलाई को अपन जानते हैं, ये तो हमारी आंत में ही मिलता है, और ज्यादातर एक्सपेरिमेंट ई कोलाई को क्योंकि वेक्टर के रूप में अपन उपयोग करवाते हैं इस बैक्टीरिया को। ये बैक्टीरिया
इसका आंसर नहीं होगा, इसको यहां से हटाते हैं। बैसिलस सबटिलिस नहीं होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस ये फसल के ऊपर रोग फैलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा स्यूडोमोनास प्यूटिडा। आनंद मोहन चक्रवर्ती के द्वारा एक सुपर बग तैयार की गई थी जो कि ऑयल स्पिल क्लीनिंग के काम आती है, और वो तैयार था, किससे तैयार किया गया था, तो स्यूडोमोनास प्यूटिडा का उपयोग अपन इसमें कर लेते हैं। ठीक है, स्यूडोमोनास प्यूटिडा को अपन किस नाम से जानते हैं, तो हम इसी को किस नाम से जानते हैं, इसे हम सुपर बग के नाम से भी जानते हैं, सुपर बग के नाम से भी जानते हैं। चलो अगला प्रश्न है, टिटनस डिजीज इज कॉज्ड बाई, टिटनस जिसे हिंदी में अपन धनुष टंकार रोग के नाम से जानते हैं। धनुष टंकार, इसमें जो रोगी व्यक्ति है ना, वो रोगी व्यक्ति ऐसे हो जाता है, ऐसे जैसे ये बेड पर लेटा हुआ है, तो ये ऐसे इस तरीके से इसकी संरचना, मतलब पूरा का पूरा शरीर ऐसे फोल्ड हो गया है ऊपर की तरफ, धनुष टंकार। लॉ जॉक, जबड़े लॉक हो जाते हैं टिटनस में, होता क्यों है, तो टिटनस एक बैक्टीरियल बीमारी है, जीवाणु जनित रोग है, और ये जीवाणु मुख्य रूप से किस में मिलता है, तो आप कहोगे कि सर ये मिट्टी में मिलता है, गोबर में मिलता है, रस्ट में मिलता है, जो लोहे पर जंग लग जाती है, तो ये लोहे पर जो जंग लग जाती है उसमें मिलता है, यहां पर ये मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है और चोट लगे स्थान पर, अगर ये चोट लगा स्थान इनके संपर्क में आता है, तो संभावना रहती है कि टेटनस हो सकती है। इसलिए चोट लगने के कुछ घंटों के बाद, 48 घंटों के अंदर हमें टेटनस का एक टीका लगवाया जाता है, जो आजकल फ्री में गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है, उसे लगवा लें। टेडवैक के नाम से भी आता है, तो डॉक्टर से संपर्क करें और फिर उसे लगवाना बहुत जरूरी रहता है। अगर इन 3 चीजों के संपर्क में आपका घाव आया हुआ है तो बहुत जरूरी है। वैसे भी सुरक्षा रखना अपनी खुद की जिम्मेदारी है, और कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं डॉक्टर की सलाह लेना भी बहुत जरूरी रहता है। तो देखिए यहाँ पर टेटनस के लिए जो रोग उत्पन्न करता है वो कौन सा बैक्टीरिया है, कुछ नाम दिए हुए हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इससे कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ। ठीक है, साल्मोनेला टाइफोसा या टाइफी, इससे टाइफाइड होता है, टाइफाइड। मोती झरा, टाइफाइड होगा टाइफी से, है ना। डिप्लोकोकस न्यूमोनी, इससे न्यूमोनिया रोग होता है, न्यूमोनिया रोग होता है, छोटे बच्चों में ज्यादातर होता है ये, तो इससे न्यूमोनिया होता है। अब क्या बचा अपने पास, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, नाम से ही पता लग रहा है, इससे टिटनस रोग होता है, टिटेनस रोग होता है इससे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने चारों बैक्टीरिया के से होने वाली बीमारियों के नाम भी यहाँ लिख दिए हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, द एबिलिटी ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कॉल्ड सेल टू रिटेन ग्राम स्टेन। देखिए, अभिरंजन के आधार पर, स्टेनिंग के आधार पर, अभिरंजन के आधार पर जो हमारे बैक्टीरिया हैं, इनको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव। और ग्राम नामक साइंटिस्ट ने ये मेथड दिया था स्टेनिंग का, अभिरंजन का, इसीलिए हम इनके आगे इनके नाम के सम्मान में अपन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव इनको कहते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कहते हैं। 2 प्रकार के बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कोशिका है जो, उनकी उपयुक्त कार्बनिक विलयन से, तो इसमें क्या है देखिए, फॉस्फोलिपिड, है ना, लाइपोपॉलीसैकेराइड, पेप्टाइडोग्लाइकन्स और फॉस्फोग्लिसराइड, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु में पेप्टोग्लाइकन्स अधिक होता है, इसलिए वे ग्राम स्ट्रेन को पकड़े रहते हैं। ठीक है, क्या अधिक होता है, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन की वजह से इनको स्टेनिंग करते हैं, और स्टेनिंग में इनको जब वॉश करते हैं तो ये कलर को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, इसीलिए, क्योंकि इनमें क्या मिलता है, इनमें पेप्टिडोग्लाइकन मिलता है जो कलर को नहीं छोड़ता है। ऐसे बैक्टीरिया जो कलर हो जाते हैं वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, और जो स्टेनिंग के बाद कलर नहीं ले पाते हैं उनको ग्राम नेगेटिव में रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इंटरफेयर्स विथ वायरस मल्टीप्लिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन विषाणु के गुणन में हस्तक्षेप करता है। देखिए, जब हमारी बॉडी किसी वायरस
के संपर्क में आती है या वायरस के संपर्क में आने से, या वायरस बॉडी में जैसे ही गया है और वो सेल को इफेक्ट करता है, तो हमारी बॉडी में एक एंटीवायरल प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। उस एंटीवायरल प्रोटीन को इंटरफेरोन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इंटरफेरोन के नाम से जाना जाता है। और ये इंटरफेरोन नाम की प्रोटीन आसपास की कोशिकाओं को संक्रमित होने से बचाने का काम करती है। ठीक है, तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन विषाणु के गुणन में हस्तक्षेप करता है। यहां पर यह पूछा जा रहा है कि विषाणु का मल्टीप्लीकेशन नहीं हो तो कौन सा केमिकल जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर होगा एक्टिनोमाइसिन डी, एक्टिनोमाइसिन डी। और अगर ये वायरस बॉडी के अंदर चला जाए, इन्फेक्शन करता है, तो हमारी बॉडी के द्वारा जो रसायन बनता है जो अदर सेल को प्रोटेक्ट करता है, उसे कहते हैं इंटरफेरोन नाम की एक प्रोटीन, जो कि एंटीवायरल प्रॉपर्टी रखती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? एक्टिनोमाइसिन डी विषाणु के गुणन में हस्तक्षेप करता है, मतलब इसके मल्टीप्लीकेशन को ये रोकता है। और ये एक प्रतिलिपन अवरोधक है जो डीएनए द्विगुणन पर जुड़कर आरएनए पॉलीमरेज को बढ़ने से रोक देता है। इसलिए इसका उपचार, किसका उपचार इससे किया जा सकता है? तो ये कैंसर के उपचार में इसका उपयोग होता है, एक्टिनोमाइसिन डी का। अगला प्रश्न है, वायरसेस सिंथेसाइज देयर प्रोटीन कोट। विषाणु अपना प्रोटीन कोट किससे बनाते हैं, है ना? और ये जो प्रोटीन कोट है, यहां पर दो चीजों की चर्चा कर लेते हैं। प्रोटीन कोट की यूनिट क्या है और बनता कहां है, दो चीजें हैं। प्रोटीन कोट की यूनिट क्या है? इससे पहले जो वायरस से संबंधित हमने एक वीडियो डाला था जिसमें डिटेल्स वायरस के बारे में वन लाइनर फॉर्मेट में शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करवाया है। परीक्षा में क्वेश्चन आने की संभावना वहां से बहुत रहती है, तो आप उस वीडियो को भी देख लें। और यहां पर इसका आंसर क्या होगा? तो विषाणु अपना प्रोटीन कोट का निर्माण होस्ट सेल के अंदर करेगा। किसके अंदर करेगा? होस्ट सेल के अंदर करेगा। इसका मतलब इनसाइड द होस्ट सेल। क्यों? क्योंकि वायरस क्या है? वायरस अकोशिकीय जीव है, अकोशिकीय जीव है, क्योंकि वायरस के अंदर ये एकैरियोट है। वायरस के अंदर किसी भी प्रकार के कोई सेल ऑर्गेनल्स होते ही नहीं है। जैसे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, उसमें, है ना, गोल्जी काय नहीं है, उसमें केंद्रक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें केवल क्या क्या मिलता है? तो एक आप कहोगे कि सर उसमें डीएनए होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल, है ना, या फिर उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। दोनों एक साथ होते नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, उसमें प्रोटीन पाई जाती है। बस दो ही चीजें तो होती हैं। जब ये वायरस किसी होस्ट के अंदर होता है, जैसे ये कोई होस्ट है और इस होस्ट के अंदर अगर ये वायरस आ गया, तब समझ लो ये लिविंग प्रॉपर्टी जनरेट कर लेता है। और होस्ट सेल से अगर ये जब बाहर चला जाता है, वायरस बाहर आ गया, तो ये कैसा हो जाता है? ये निर्जीव हो जाता है ना, तो ये नॉन लिविंग हो जाता है। इसीलिए जब ये होस्ट सेल के अंदर होगा, तो जब अंदर होता है तो ये क्या कर लेता है? अपनी प्रोटीन का भी फॉर्मेशन कर लेता है और जेनेटिक मटेरियल को रिप्लिकेट कर लेता है, डीएनए हो चाहे आरएनए हो, और ये फिर नए न्यू वायरस बना लेता है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो इसका आंसर होगा इनसाइड द होस्ट सेल। ठीक है, इनसाइड द होस्ट सेल। वायरस अपना प्रोटीन कोड या कैप्सिड का निर्माण किसमें करता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? होस्ट सेल के अंदर करता है। और कैप्सिड विषाणु का क्या है? कैप्सिड क्या है? तो ये जो प्रोटीन कोड है ना, इसको अपन कैप्सिड के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये वायरस को सुरक्षा देता होगा। और किससे बना हुआ है कैप्सिड? तो प्रोटीन का बना होता है। और कैप्सिड की यूनिट को अपन कैप्सोमियर कहते हैं। और विषाणुओं के अंदर आपको पता है राइबोसोम नहीं होता है, इसलिए ये अपनी प्रोटीन खुद नहीं बना सकता। ये किसी होस्ट सेल के अंदर जाएगा, तभी ये प्रोटीन का फॉर्मेशन कर पाता है। अगला प्रश्न है वायरॉइड। वायरॉइड के बारे में बात की गई है। वायरॉइड क्या होते हैं? तो वायरॉइड जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे उनको अपन डायनर के नाम से जानते हैं। वायरॉइड की खोज करने वाले कौन थे? डायनर थे। इनके द्वारा, वायरॉइड के द्वारा जो रोग होता है वो आलू में रोग होता है, आलू में स्पिंडल ट्यूबर नाम का। आलू में कौन सा रोग हो रहा है? स्पिंडल ट्यूबर।
ट्यूबर नाम का इनमें ये रोग पैदा करता है आलू के अंतर्गत। खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है डाइनर। ठीक है। और वायरॉइड में क्या नहीं होता है, क्या एब्सेंट होता है या क्या प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए देखिए 4 ऑप्शन है यहाँ पर। हैविंग जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जिनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। हैविंग जेनेटिक मटेरियल आरएनए, सराउंडेड बाई प्रोटीन के कोट। अगर इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए अथवा डीएनए हो और वो प्रोटीन कोट से संबंध सराउंडेड रहे, तब तो वो बात किसकी हो रही है, वायरस की हो रही है, फिर तो वो वायरस हो जाएगा। लेकिन यहां पूछा जा रहा है वायरॉइड, तो हैविंग जेनेटिक मटेरियल आरएनए नॉट सराउंडेड बाई प्रोटीन कोट, यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। वायरॉइड ऐसे संक्रामक कण हैं या रोगजनक कण होते हैं जिनमें वायरॉइड में केवल आरएनए होगा, आरएनए प्रेजेंट होगा और प्रोटीन का कोट, प्रोटीन इनमें एब्सेंट होगा। ठीक है। डाइनर ने 1971 में इसको खोजा था और आलू में स्पिंडल ट्यूबर रोग फैलाता है। डाइनर ने खोजा था आलू में स्पिंडल ट्यूबर रोग वायरॉइड की वजह से होता है। वायरॉइड में केवल जेनेटिक मटेरियल होता है और जेनेटिक मटेरियल के रूप में भी इसमें केवल आरएनए होता है और वो आरएनए प्रोटीन कोट से कवर्ड नहीं होता है, अर्थात डाइनर में प्रोटीन नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस का नाम पूछा जा रहा है। द्विरज्जुकीय विषाणु का नाम बताइए। द्विरज्जुकीय विषाणु, रोटावायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, टोस्पोवायरस, रेब्डोवायरस। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो रोटा वायरस ऐसा वायरस है जिसमें जो आरएनए होता है, रोटा वायरस का जो आरएनए है वो दोहरा है, दोहरी रज्जुक वाला, रज्जुक मतलब स्ट्रैंड वाला इसमें आरएनए पाया जाता है, जिसे अपन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के नाम से जानते हैं। रोटा वायरस ये रियोविरिडे परिवार का एक सदस्य है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हम इसको देखते हैं तो इसकी आकृति पहिए के समान होती है, रोटेशनल व्हील ऐसे, तो इसका नाम रोटा वायरस रख दिया है। और इससे बुखार, पेट दर्द, उल्टी, दस्त आदि रोगों लक्षण प्रकट होते हैं बॉडी के अंदर। अगला प्रश्न है, विरियोन क्या है। विरियोन, वायरोन कह लो या विरियोन कह लो, जैसा आपको अच्छा लगे। विरियोन क्या है। विरियोन में क्या केवल कैप्सिड होता है, केवल न्यूक्लिक एसिड होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड दोनों होते हैं, अर्थात न्यूक्लियो कैप्सिड होता है। तो देखिए जो विरियोन है ये वायरस के जैसे न्यू बॉर्न बेबी है ना, वायरस का जो नया नया कण बना है, पार्टिकल्स बने हैं नए नए, वो विरियोन के नाम से जानते हैं। तो क्योंकि ये वायरस का छोटा रूप है इसीलिए इसमें तो न्यूक्लिक एसिड भी होता है और कैप्सिड भी होता है, इसलिए इसके लिए राइट आंसर होगा न्यूक्लियो कैप्सिड। क्या होगा, न्यूक्लियो कैप्सिड। ठीक है। तो जो विरियोन या वायरोन है ये न्यूक्लियो कैप्सिड होते हैं। ठीक है। और न्यूक्लियो कैप्सिड एक वायरल प्रोटीन का कोट है जो जीनोम, और जीनोम के रूप में आपको पता है वायरस में या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, इसको घेरे रहता है। न्यूक्लियो कैप्सिड क्या करेगा, ये स्वयं के साथ और जीनोम के साथ जुड़ने में सक्षम रहता है। ठीक है। तो जो वायरोन है वो एक संपूर्ण वायरस का ही पार्टिकल्स है जिसमें बाहर की तरफ प्रोटीन का खोल होता है जिसको हम कैप्सिड कह लेंगे, और इसके अंदर जो कोर बनता है वो किसका होता है, तो आपको होगा कि सर वो न्यूक्लिक एसिड का कोर होता है। ठीक है। आगे देखिए, बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज नाम से पता लग रहा है बैक्टीरिया का भक्षण करने वाला बैक्टीरियोफेज कहलाता है। बैक्टीरियोफेज किसने डिस्कवर किया था, तो इसमें टेल फाइबर की संख्या होगी 6, तो मैंने ऐसे बना दिया है ना, यहाँ एक प्लेट होती है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा रहता है, कौन सा, तो आप कहोगे कि सर डीएनए। बाहर की तरफ क्या है, तो आप कहोगे कैप्सिड। कैप्सिड, कैप्सिड क्या है, तो ये प्रोटीन का एक कोट है, प्रोटीन का एक कोट है, प्रोटीन कोट कैप्सिड
कैप्सिड की यूनिट क्या है, तो आप कहोगे कैप्सोमियर, कैप्सोमियर। तो ये जो बैक्टीरियोफेज है इसको किसने खोजा था, तो देखिए लॉर्फ, हॉर्ने और टॉर्नियर, है ना, ट्वार्ट और डी हेरल, ट्वार्ट डी हेरल, तो यही इसका राइट आंसर है, ट्वार्ट डी हेरल। इनके द्वारा इसको खोजा गया था। इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी और वेजेरिंक ने क्या किया था, तो वेजेरिंक ने टीएमबी जो तंबाकू मोजेक वायरस है उसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्वार्ट डी हेरल। ऐसे याद कर लो, मैंने ऐसे ही याद किया है, बैक्टीरियोफेज, ट्वार्ट डी हेरल, इनके द्वारा इसे खोजा गया था। निम्न में से कौन सा कथन विषाणुओं के संबंध में गलत है, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं, नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म रिप्लिकेटिंग इनसाइड द लिविंग सेल, जीवित कोशिका के अंदर द्विगुणित होने वाला अकोशिकीय जीव है। अगला है वायरसेस आर सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक, भैया यहां तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है ना। अच्छा, वायरसेस आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कवरिंग सराउंडिंग न्यूक्लिक एसिड, इसका मतलब वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये सही है। नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म रिप्लिकेटिंग इनसाइड द लिविंग सेल या होस्ट सेल, ये भी सही है। और वायरस आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कवरिंग सराउंडिंग न्यूक्लिक एसिड, और ये भी सही है। तो इसका मतलब ये सी ऑप्शन गलत है। अब प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को देखना था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु मृतोपजीवी नहीं होते हैं, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग HIV एड्स। तो देखिए यहां पर पहला है, इट इज कॉज्ड बाई रेट्रोवायरस, तो ये तो बात सही है, एड्स फैलाने वाले को अपन रेट्रोवायरस कहते हैं, इसका मतलब स्टेटमेंट एक सही है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर, इसका मतलब बी ऑप्शन तो हट गया, बी ऑप्शन तो हट गया। अब देखते हैं, इट रिप्लीकेट विद इन T4 लिम्फोसाइट, T4 लिम्फोसाइट के अंदर ये रिप्लीकेट होता है, ये बात सही है, क्योंकि HIV हमारी टी सेल पर ही अटैक करता है, इन्हीं के अंदर ये रिप्लीकेट करता है और टी सेल को ही मार देता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा भी सही है। तो देखिए इधर दो इधर है और दो इधर है, इसका मतलब ये ऑप्शन हट गया। अगला देखिए, एलिसा टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वायरस पार्टिकल्स, क्या एलिसा टेस्ट में वायरस पार्टिकल को डिटेक्ट किया जाता है, आप कहोगे कि ऐसा नहीं होता है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट 3 नंबर का गलत है, इसका मतलब ये भी हट गया। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा 1, 2 और 4। तो 4 में क्या कह रहे हैं अपन, इट मे रिमेन डोरमेंट ऑफ 6 ईयर, मतलब ये 6 वर्षों तक बॉडी के अंदर अगर चला भी जाए तो ये इनएक्टिव फेज में पड़ा रहता है, इनएक्टिव फेज में, ठीक है, तो ये बात सही है। और वैसे एनसीईआरटी में ये 5 से 10 वर्षों तक, 5 to 10 ईयर तक इनएक्टिव फेज में बना रहता है, ऐसा भी है, ठीक है। तो ये इसका देखिए वायरस पार्टिकल ऐसा नहीं होता। एलिसा टेस्ट तो बेस्ड है किस पर, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के आधार पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। चलो अगले प्रश्न को देखें, इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि एड्स से संबंधित, HIV वायरस से संबंधित 3 स्टेटमेंट तो यहां पर बिल्कुल राइट है। चलो अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। निम्न में से किस विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है, जेनेटिक मटेरियल DNA इज प्रेजेंट इन TMB, आपको पता है TMB में तो RNA होता है, ठीक है। T2 फेज में DNA होता है, क्योंकि बैक्टीरियो फेज में जेनेटिक मटेरियल DNA होता है। MS2 ये नहीं होगा ऑप्शन। तो T2 बैक्टीरियो फेज एक वायरस है जो किस पर अटैक करता है, इकोलाई बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, और इसमें आनुवंशिक सामग्री या जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या होता है, DNA होता है। और वो DNA भी कैसा होता है, तो आप कहोगे कि ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA उसमें होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, स्टेनले बी प्रूशिनर, स्टेनले बी प्रूशिनर
in 1982 suggest cause of स्क्रैपी रोग जो किसमें होता है, तो आपको होगा कि भेड़ में होता है स्क्रैपी रोग। डिजीज इन सीप द हेड ओनली प्रोटीन कैप्सिड एंड नॉन न्यूक्लिक एसिड कोर दे वर कॉल्ड। स्टेनले बी प्रूसिनर ने 1982 में भेड़ में स्क्रैपी रोग के कारक का सुझाव दिया। इनमें केवल प्रोटीन का कैप्सिड था और न्यूक्लिक अम्ल का कोर नहीं था। उनको क्या नाम दिया गया, तो उनको अपन प्रियोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रियोन के नाम से जानते हैं। देखिए वायरोन या विरियोन में तो जेनेटिक मटेरियल भी होता है, विरियोन में जेनेटिक मटेरियल होता है प्लस प्रोटीन होती है, दोनों ही होते हैं। वायरोइड में केवल जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन एब्सेंट होती है, प्रोटीन नहीं होती। जो नहीं होता है मैंने उसे डब्बे में बंद कर दिया। वायरस क्योंकि वायरोइन का ही फॉर्म है ये, तो इसमें भी जेनेटिक मटेरियल होगा प्लस प्रोटीन होगी। लेकिन प्रियोन में केवल प्रोटीन होती है और डीएनए या आरएनए नहीं होता है। तो जो नहीं होता है मैंने बॉक्स में बंद किया है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर वो क्या कह रहे हैं, भेड़ में स्क्रैपी रोग फैलाने वाला कौन होगा? प्रियोन होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इन 1967 डाइनर और रेमर रिपोर्टेड कॉज ऑफ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। सम ऑर्गेनिज्म हैविंग न्यूक्लिक एसिड बट नॉट प्रोटीन कैप्सिड दे वर कॉल्ड। तो आपको मैंने अभी बताया था, इनको वायरोइड के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, वायरोइड के नाम से जानते हैं। ये आरएनए से बने होते हैं और नेक्ड पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि इन पर प्रोटीन की कवरिंग नहीं होती है। विषाणु किसका बना होता है? वायरस किसका बना होता है? तो आप कहोगे कि वायरस में प्रोटीन भी होती है, डीएनए अथवा आरएनए में से कोई एक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। वायरस कैसे होते हैं? तो ये छोटे अति सूक्ष्म होते हैं और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, नॉन सेल्यूलर होते हैं, विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन के ये कण हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। देखिए विषाणु सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक है, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, एक। दूसरा बात, ये अतिसूक्ष्म कण होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, अतिसूक्ष्म कण होते हैं। अगला, ये ऑब्लिगेट अविकल्पी परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, है ना। न्यूक्लियो प्रोटीन से बने हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। और ये नॉन सेल्यूलर होते हैं। अगर होस्ट सेल के अंदर है तो ये सजीव होंगे और होस्ट सेल के बाहर है तो ये निर्जीव होंगे। ये वायरस से संबंधित कुछ जानकारी है, तो आप इसे नोट डाउन कर लें। अगले प्रश्न को देखें। जब कई फ्लैजेला एक छोर पर उपस्थित हो, इसका मतलब बैक्टीरिया की बात हो रही है, और मैंने ऐसे एक कोई बैक्टीरियल सेल बनाई और इस बैक्टीरिया में ये इसका न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया के अंदर मैंने एक मीजोसोम बना दिया है, ठीक है। इसके अलावा इसमें राइबोसोम होते हैं। अब इस बैक्टीरिया में कुछ फ्लैजेला पाई जाती हैं, और फ्लैजेला अगर एक सिरे पर ऐसे गुच्छे के रूप में पाई जाती हैं, फ्लैजेला एक छोर पर स्थित हों, तो हम उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे लोफोट्राइकस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लोफोट्राइकस के नाम से जानते हैं, लोफोट्राइकस के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है, चेचक का कारण क्या है? चेचक, स्मॉल पॉक्स किसके द्वारा होता है? बेरियोला के द्वारा होता है ना। कॉक्सिएला के द्वारा होता है, एडीज के द्वारा होता है, या फिर फ्रेंसीसेला के नाम द्वारा होता है। तो आपका राइट आंसर आएगा ये बेरियोला के द्वारा होता है। छोटी माता रोग जिन्हें कहते हैं, छोटी माता स्मॉल पॉक्स या चेचक, पहले बहुत होता था, आजकल ये कम हो गया है। ये एक वायरल डिजीज है, ठीक है। तो इसका जो
इफेक्ट होता है ना इस वायरस का, ये तो पूरे बॉडी पर होता है, और ये या तो उस रोगी के संपर्क में आने से भी फैलता है, या फिर ये वायु के द्वारा, बाई एयर भी ये इधर एक से दूसरे में हो जाता है। तो एक संक्रामक बीमारी है। इसमें जब ये होता है शरीर में, तो छोटे छोटे लाल रंग के फफोले जैसे बन जाते हैं, और अगर वो फूट जाते हैं तो जब ये सही हो जाता है उसके बाद शरीर स्किन पर गड्ढे पड़ जाते हैं, मतलब चेहरा या शरीर बड़ा कुरूप जैसा हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जो उल्टी हो जाती हैं, बुखार आता है, सिर दर्द होता है, मतलब वीकनेस आती है, इस तरीके के इसके लक्षण हैं। तो इसमें ऐसी सलाह दी जाती है कि दूसरे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए, खुले में नहीं डोलें, जिससे कि ये एयरबोर्न डिजीज है तो दूसरे को भी हो सकती है। इसलिए बंद कमरे में रहना ज्यादा दूसरे लोगों के हिसाब से सुरक्षित रहता है। अगला है प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन? ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन सा जीव है, सूक्ष्म जीव है जिसमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है? सूक्ष्म जीव तो इनको क्या कहेंगे, क्योंकि ये तो लिविंग नॉन लिविंग दोनों की प्रॉपर्टी रखता है। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो तो देखिए आर्की बैक्टीरिया, ये इसमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ, ये भी प्रोकैरियोट है और इसमें भी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। रिकेट्सिया, ये भी प्रोकैरियोट का मेंबर है। वायरस एक ऐसा मेंबर है जो न तो मोनेरा में आता है, न प्रोटिस्टा में आता है, न फंजाई में आता है, न प्लांटी में आता है, न एनिमेलिया में आता है। अर्थात आर.एच. विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने दिया था, उसमें वायरस को कहीं भी कोई स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि ये अकोशिकीय जीव है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वायरस कोशिकीय संगठन वायरस के अंदर नहीं होता है। अगला है, वो रिसीव नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रियॉन्स। प्रियॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो आपका आंसर आएगा प्रूशिनर को दिया गया था। किसको दिया गया था? प्रूशिनर को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान कोई भी शीतोष्ण बैक्टीरियोफेज क्या कहलाता है? मतलब एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफेज एग्जिस्टिंग ए लेटेंट फॉर्म इनसाइड द बैक्टीरिया इज कॉल्ड प्रोफाज। किस नाम से जानते हैं उसे? प्रोफाज के नाम से जानते हैं। जीवाणु कोशिका के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित किसी भी शीतोष्ण बैक्टीरियोफेज को अपन किस नाम से जानते हैं? प्रोफाज के नाम से जानते हैं। लाइटिक फेज नहीं होगा, लेमडा फेज नहीं होगा, लाइसोजेनिक फेज, प्रोफाज होता है इसका, ठीक है। प्रोफाज कहते हैं जब बैक्टीरिया किसके अंदर चला जाए, फेजेज किसके अंदर चला जाए, किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाता है तो एक नई संरचना का निर्माण करते हैं, इसे प्रोफाज कहते हैं। अगला है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला की पोजीशन क्या है और नंबर क्या है? तो विब्रियो कोलेरी, देखिए विब्रियो कोलेरी का जो बैक्टीरिया है वो हिंदी में जैसे हम कॉमा लगाते हैं इस तरीके की स्ट्रक्चर का होता है, और इसमें एक फ्लैजेला पाई जाती है। कशाविका की संख्या है इसमें केवल एक ही फ्लैजेला इसमें होती है, इस तरीके का होता है। एक फ्लैजेला है, वो एक ध्रुवीय फ्लैजेला है इसमें, तो हम इसे मोनोट्राइकस, मोनो का मतलब होता है एक, तो मोनोट्राइकस में इसको रखते हैं क्योंकि इसमें फ्लैजेला की संख्या है एक, है ना। और विब्रियो कोलेरी नाम से पता लग रहा है ये हैजा रोग फैलाता है, हैजा या कोलेरा रोग फैलाता है ये हैजा, विब्रियो कोलेरी के द्वारा हैजा का रोग होता है, ठीक है। तो ये मोनोट्राइकस कंडीशन में आएगा। मोनोट्राइकस एक कोशिकीय। एक विषाणु जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है, उसे अपन बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है आप कमेंट करेंगे प्लीज। अगला, विषाणु संक्रमण के फलस्वरूप होस्ट में उत्पन्न पदार्थ जो उसे भावी विषाणु संक्रमण से सुरक्षित रखता है। देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट ही हो रहे हैं लेकिन उनको घुमाया जा रहा है, इस तरीके के ये क्वेश्चन है, तो हम उसे इंटरफेरोन के नाम से जानते हैं। वायरल इन्फेक्शन के बाद शरीर में एक एंटीवायरल प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जिसे अपन कहते हैं इंटरफेरोन, और इंटरफेरोन अदर सेल को इन्फेक्शन से बचाती है, ठीक है। अगला है कि जवाब में इंटरफेरोन क्यों बनता है शरीर में, तो आपका आंसर क्या आएगा? माइकोप्लाज्मा के संक्रमण से बनता है, बैक्टीरिया के संक्रमण से बनता है, वायरस के संक्रमण से बनता है, वायरस के संक्रमण से बनता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है, एक एंटीवायरल पदार्थ, देखिए वही प्रश्न है बस घुमा दिया है। एंटीवायरल पदार्थ जो कोशिका में विषाणुओं के संश्लेषण को रोकता है। एन एंटीवायरल सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स द सिंथेसिस ऑफ वायरस इन द सेल इज नोन एज, क्या कहते हैं उसे? इंटरफेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इंटरफेरोन। ठीक है, तो ये इंटरफेरोन क्या है? ये एंटीवायरल पदार्थ है जो कोशिका में अन्य वायरस के संश्लेषण को ये रोक देता है, इंटरफेरोन कहते हैं। इंटरफेरोन की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर आएगा आइजैक और लिंडमैन ने। आइजैक और लिंडमैन के द्वारा खोज की गई थी। किसकी? इंटरफेरोन की खोज। इंटरफेरोन को किसने खोजा था? तो आइजैक और लिंडमैन ने इसको खोजा था। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। प्लांट वायरस दैट मल्टीप्लाई विद इन देयर इंसेक्ट वेक्टर आर कॉल्ड, ऐसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर में गुणन करते हैं, ऐसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर में गुणन करते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? प्रोपेगेटिव कहते हैं उन्हें। क्या कहते हैं उन्हें? प्रोपेगेटिव कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हटके है बिल्कुल, याद कर लेना। उनको प्रोपेगेटिव के नाम से जानते हैं। तो ये पौधे और कीट दोनों में रिप्लिकेट करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो इन्हें प्रोपेगेटिव कहते हैं। अगला प्रश्न, जब एक विषाणु एक बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है तब जो पदार्थ होस्ट में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट से यह सिद्ध हुआ था कि जब कोई बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है, संक्रमित करता है, तो वो अपने डीएनए को उस बैक्टीरियल सेल के अंदर डालता है, प्रोटीन कोट बाहर रह जाता है। तो यहां पर यही पूछा जा रहा है, जब एक विषाणु एक बैक्टीरिया को पर आक्रमण करता है तो वो उसके अंदर क्या भेजता है? तो आप कहोगे उसके अंदर वो अपना न्यूक्लिक एसिड भेजता है, क्योंकि प्रोटीन कोट तो बाहर रह जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यह सिद्ध किया था किसने? हर्शे और चेस ने। और इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पर यह सिद्ध हुआ था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। प्रियॉन्स में क्या होता है? तो आप कहोगे कि सर प्रियॉन्स में तो केवल प्रोटीन होती है। ये प्रियॉन्स पी से शुरू होता है, प्रोटीन भी पी से शुरू होती है। तो इस तरीके से आप इसका ध्यान रख लें। लेकिन ये जो प्रोटीन है ना, वो संक्रमणशील है, ये रोग फैलाती है। ठीक है, और प्रियॉन्स के अंदर किसका अभाव होगा? तो आप कहोगे जेनेटिक मटेरियल का अभाव होता है। और प्रियॉन्स को खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? स्टैनले प्रूशिनर। क्या नाम है? स्टैनले प्रूशिनर। प्रूशिनर। तो आप ऐसे याद रख लो, ये तीनों ही पी से शुरू हो रहे हैं। प्रूशिनर ने प्रियोन को खोजा, प्रियोन में केवल प्रोटीन होती है। प्रूशिनर ने प्रियोन को खोजा, प्रियोन में केवल प्रोटीन होती है। अगला प्रश्न है, साइनोफेज विषाणु है जो आक्रमण करता है। साइनोफेज, साइनोबैक्टीरिया, साइनोफेज, साइनोबैक्टीरिया, याद ऐसे करो। साइनोफेज साइनोबैक्टीरिया पर आक्रमण करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। और नील हरित शैवाल को ही अपन किसके नाम से जानते हैं? इनको हम साइनो जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया या साइनो जीवाणु के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो साइनो जीवाणु को साइनोफेज, साइनो जीवाणु पर संक्रमण करता है। ठीक है, अगला कंटेजियम बाइवम फ्लूइडम किसके द्वारा दिया गया था? कंटेजियम बाइवम फ्लूइडम इवानोवस्की ने इस वायरस की खोज की थी। ठीक है, बीजमैन इसका आंसर नहीं होगा। ऑल ऑफ दीज तो होगा ही नहीं, क्योंकि यही इसका आंसर नहीं है ना। बीजमैन इसका आंसर नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचेगा, विजेनरिंक। विजेनरिक ने इनको कहा था कंटेजियम बाइवम फ्लूइडम, ये एक पॉइजनस लिक्विड है, इस तरीके की बात कही थी। ठीक है, और ये जो विजेनरिंग थे ये बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट हैं ये। पादप विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किया गया था किसके द्वारा? तो आपका आंसर आएगा स्टेनले के द्वारा। इन सभी पॉइंट्स पर हमने इससे पहले वाले वीडियो पर बहुत चर्चा की है, तो आप प्लीज वो वीडियो प्लेलिस्ट लिस्ट में जाकर उसे देख लें, तो आपके ये क्वेश्चन सही हो जाएंगे अपने आप ही। अगला है, भारत में साइनोफेज की खोज किसके द्वारा की गई थी? साइनोफेज की खोज किसने की गई थी? तो आर.एन. सिंह और पी.के. सिंह। देखिए इसमें ऑप्शन है क्या कहीं? हाँ, आर.एन. सिंह और पी.के. सिंह ने भारत में किसकी खोज की है?
साइनोफेज की खोज की है? भारत में साइनोफेज को खोजने वाले थे RN सिंह और PK सिंह। ठीक है, साइनोफेज जो साइनोबैक्टीरिया पर संक्रमण करता है, साइनोफेज की खोज अगर देखी जाए, साइनोफेज की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इसका आंसर क्या है? तो साइनोफेज की खोज 1963 में सेफरमैन और मॉरिस के द्वारा की गई थी। सेफरमैन और मॉरिस के द्वारा की गई थी 1963 में, 1963 में ग्लोबली, है ना, सबसे पहले इनने खोजा था। और भारत में किसने खोजी थी? तो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, RN सिंह और PK सिंह ने भारत में खोजा था, और ग्लोबली इनको खोजने वाले थे सेफरमैन और मॉरिस। ठीक है, साइनोफेज, साइनोफेज किसको संक्रमित करते हैं? तो आपका आंसर आएगा साइनोबैक्टीरिया को। ठीक है, वायरल कैप्सिड किसका बना होता है, मतलब वायरस का कैप्सिड किसका बना है? तो आपका आंसर आएगा कि सर ये प्रोटीन का बना होता है ना। और कैप्सिड की यूनिट को अपन क्या कहते हैं? तो कैप्सोमियर कहते हैं। एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था? एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर और सालमन वॉक्समैन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सालमन वॉक्समैन ने एंटीबायोटिक शब्द दिया था, एंटीबायोटिक शब्द। अगला प्रश्न है, चलो ये स्लाइड यहीं खत्म होती है और कल हम चर्चा करेंगे इससे अगले वाले वीडियो पर। आज के लिए बस इतना ही। इन क्वेश्चनों को आप अपने नोटबुक में लिख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित डिटेल्स का अगर वीडियो आपको चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, और बने रहिए संदीपनी क्लासेस के साथ। अगले वीडियो में जल्द हम उपस्थित होंगे। और MPPSC के द्वारा एक अभी डिसीजन ये आ गया है कि आपकी जो 11 जनवरी को MP सेट की एग्जाम होने वाली थी वो शायद अब आगे चली गई है। और ऐसे कुछ अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म नहीं भर पाया है MP सेट का, तो विंडो शायद दोबारा से ओपन होगी, तो आप फॉर्म भी भर पाओगे और तैयारी के लिए आपको समय भी मिल जाएगा। ये परीक्षा कुछ दिनों के लिए आगे चली गई है, जब तक हम अपने सिलेबस पर और कमांड करेंगे। तो वीडियो में को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।